Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। हमने पिछले क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं, मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। आज हमें पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के बाद हम पढ़ेंगे, बेसिकली अभी ह्यूमन नर्वस सिस्टम आज ही कंप्लीट नहीं होना है, इसमें अभी बचेगा हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे कंप्लीट कराएंगे। लेकिन इस जितने भी चीज़ें हैं इसके आप एग्जाम्पल्स इट मीन्स कि इनके फंक्शन के साथ याद रखना है। किनका, अगर फोर ब्रेन की बात करें तो वो क्या फंक्शन करते हैं, हाइंड ब्रेन की बात करें तो वो क्या फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए याद करते हुए चलना है। तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में क्या कंसिस्ट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं सीएनएस एंड पीएनएस, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है जितनी भी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये जो नाम है क्रेनियल जो नाम है ये आपका ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। आपको कहीं पे भी क्रेनियल वर्ड दिख जाए इट मीन्स वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज है किससे, ब्रेन से, ठीक है। अब अगर वो नर्व्स हमारे ब्रेन से, यानी ब्रेन से कौन सी नर्व्स अराइज होंगी, क्रेनियल नर्व्स, वो अगर ब्रेन से अराइज हो रही हैं तो वो क्रेनियल नर्व्स होंगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड से कोई नर्व्स अराइज है तो वो कौन सी नर्व होंगी, स्पाइनल नर्व। अब ये आपने क्या पढ़ा, सीएनएस क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स का बना होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम साथ में कहेंगे सीएनएस। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स हैं उनको हम साथ में बोलते हैं क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पीएनएस। उससे पहले आपको एक शॉर्ट सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट के हेल्प से क्या होगा, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ आएंगी। नर्वस सिस्टम क्या था, नर्वस सिस्टम में क्या था, एक था हमारा सीएनएस और एक है हमारा क्या, पीएनएस, ठीक है। सीएनएस किसका बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जबकि पीएनएस बना होता है किसका, अब यहां पे आपको पीएनएस में ये तो पता है कि ये नर्व्स है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक, नर्व्स ऑफ। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है ऑटोनॉमिक और दूसरा है सोमैटिक। अब अगेन ऑटोनॉमिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जबकि सोमैटिक को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो सोमैटिक ही हमारी क्या बनाती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर, ये दोनों ही पार्ट हमारी बनाती हैं सोमैटिक पीएनएस। अब आपको याद रखना है ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करना। डेफिनेटली एक बार में नहीं आया तो दूसरे बार में तो कन्फर्मली आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर चीज़ें आगे में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आप फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ते हो तो। अब हम देखेंगे सबका फंक्शन। तो ये है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आए हैं सारे के सारे क्या, नर्व्स, जो कंसीडर कहाँ से किए जा रहे हैं, ब्रेन से भी, जिसमें आपके आ रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जिसमें आ रहे हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स।
नेक्स्ट है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल को ही बोलते हैं क्या, न्यूरॉन। अब ये कहाँ से आता है, ऑब्वियस सी बात हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट लाइन है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज के अंदर पाई जाती है जिसको बोलते हैं साइटोन कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा है बुक में बना हुआ, यही इन्हीं स्ट्रक्चर की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। इनके पास प्रेजेंट है क्या, साइटोन, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इट हैज़ सेवरल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये जो ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है हमारा डेंड्राइट। ठीक, इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सॉन। ये जो नर्व फाइबर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के ऊपर एक शीट कवर्ड होती है, प्रोटेक्टिव शीट। उस प्रोटेक्टिव शीट का नाम क्या है, माइलिन शीट। ठीक है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। अब ये जो होंगे, आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर याद आ रहा है इस चीज़ को देख के, यहाँ पे तो एंड हो गए, अब यहाँ से एक नया बेसिकली स्टार्ट होगा, एक नया न्यूरॉन स्टार्ट होगा और वो न्यूरॉन फिर इसी तरह कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों ही न्यूरॉन मिल रहे हैं ना, इसी पार्ट को हम बोलते हैं क्या, जंक्शन हो रहा है, मिलना का मतलब जंक्शन, और इस पार्ट का नाम क्या है, साइनेप्स। ठीक, messages pass through the nerve cell in the form of chemical and electrical signal called nerve impulse। अब आपको आपके ब्रेन आपने पढ़ रखा है स्टिमुलस और रिसेप्टर वाली कहानी, कल ही पढ़ी रही। अब वहाँ पे आपको आपके ब्रेन को कैसे एक बार में सारी चीज़ें पता चली, उसके फंक्शन इतने फास्ट कैसे हुए, वो बेसिकली ये हमारे न्यूरॉन का ही फंक्शन है। वो ब्रेन तक सिग्नल, और ब्रेन तक सिग्नल जाते ही या तो वो केमिकल फॉर्म में एक से दूसरी जगह जाएंगे या इलेक्ट्रिकल शॉक के फॉर्म में जाएंगे। तो वो इतने सडन होते हैं कि चीज़ें मिनटों क्या सेकंड में, विद इन अ सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम लगता है चीज़ों को या पूरे के पूरे ब्रेन तक हमारे सिग्नल को पहुंचने में। द डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड देन पास थ्रू द एक्सॉन। डेंड्राइट्स ने रिसीव किया हमारे जो केमिकल जो भी इम्पल्सेस थे, वो इम्पल्सेस जैसे ही उसने रिसीव किया उसके लिए उसने क्या सिक्रीट करना, केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, उसको सिग्नल मिला तो वो शांति से तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ खुराफात करेगा। तो वो खुराफात क्या करता है, अपने केमिकल्स का सिक्रीशन यानी केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देता है और फिर वो पास आउट कर देता है किसको, एक्सॉन को। चीज़ें समझ में आई? ये कहानी से आप समझेंगे कि यहाँ पे आपको बेसिकली एक ही दिखा है। यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स ही क्या होंगे, नर्व एंडिंग से कनेक्ट होते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, यहाँ की नर्व एंडिंग जो है इस डेंड्राइट से टच है, इसकी डेंड्राइट से इसने तुरंत ही सिग्नल लिया। ठीक है, जो भी उसको मैसेज मिला ये डेंड्राइट ने तुरंत ही रिसीव किया। उसके बाद इनकी बॉडी में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब वो केमिकल रिएक्शन एक्सॉन के थ्रू पास आउट होगा, फिर नर्व एंडिंग तक जाएगा और नर्व एंडिंग से फिर वही दूसरा डेंड्राइट प्रेजेंट होगा, उस तक पास आउट होगा। और ये जो साइकिल है, ये फॉलोइंग पाथवे जो है वो चलती रहेगी जब तक हमारा जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक चीज़ें पहुँच नहीं जाए। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर से क्या समझ आ रहा है, ये जो ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं डेंड्राइट। जो लंबी सी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। ठीक है, और लास्ट में ये जो ब्रांच आपके रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये रूट जैसे स्ट्रक्चर क्या है, नर्व एंडिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन।
अब जो ब्रेन है ये हमारा मेन है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें फंक्शनाइज होंगी, सब चीज़ों का रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या हमें आगे करना है उसके लिए अलर्टनेस या गाइडेंस मिलेंगी। ये सारी ही चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? ब्रेन से। इन द ह्यूमन बॉडी इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। हमने कहा जहाँ पे भी क्रेनियम मिलते जुलते नाम है, ये सारे ही वर्ड कंसीडर किए जाते हैं ब्रेन से। तो ये ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है। बेसिकली वो कवरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है बहुत नाजुक होता है। अगर आप नॉर्मली गिरे, चोट लग गई, तो ब्रेन के अंदर तक डैमेज होने के चांसेस हैं, और अगर अंदर तक चीज़ें डैमेज हो गई तो इंसान हो सकता है कि ना बच पाए, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन कहाँ से कंट्रोल है? ब्रेन से। आपके हार्ट रेट हो, आपकी किडनी का फंक्शन हो, आपके लिवर का फंक्शन हो, सारी ही चीज़ें कहाँ से कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि वही तो है जो हमारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों पे ही ध्यान देता है। अगर उसी में दिक्कतें आई या उसी को ही प्रॉब्लम हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होगी। इसलिए उनको बेसिकली एक प्रॉपरली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? हमारा क्रेनियम। आपने कभी अपने हेड को टच करो, आपको एक तगड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, हड्डी सा बना हुआ, वही स्ट्रक्चर क्या है? हमारा क्रेनियम। इट इज़ कवर्ड बाय 3 membranes called meninges filled with a fluid called as cerebrospinal fluid which protects the brain from the shock। हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन क्या है? 3 meninges, 3 लेयर से कनेक्टेड है। अंदर की तरफ हमारा क्या प्रेजेंट है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ब्रेन का। ठीक, अब इस ब्रेन के ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, और इन तीनों लेयर के पास प्रेजेंट है कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और इसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होने का फ़ायदा क्या है कि अगर बाहर से कोई भी चोट आपको या कोई भी अचानक से कोई हार्म क्रिएट हो तो वो ब्रेन तक उसका सिग्नल बहुत बाद में पहुँचे। वो फ्लूइड बेसिकली इसीलिए भरा हुआ होता है ताकि वो उसके जो भी इफ़ेक्ट है उसको कम से कम करके ब्रेन तक पहुंचने दे। कभी कभी ऐसा अगर हल्की फुल्की चोट लगती है तब तो वो ब्रेन तक पहुंचता भी नहीं है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तो अगर आपके पूरे के पूरे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे डैमेज होने की सिर्फ और सिर्फ 10% होने को होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे जो भी शॉक होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे किस में? इसी फ्लूइड में। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप जब छोटे होगे, ऑब्वियस सी बात है गिरे पड़े तो होगे, कई बार सर पे चोट भी लगी होगी। सर पे चोट लगी है उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी अगर बहुत भयंकर वाली चोट लगी है तब तो डॉक्टर के पास ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो पहुंचना ज़रूरी है। हल्की फुल्की जो चोट होती है नॉर्मली ठीक हो जाती है बिना डॉक्टर के पास गए। घर वाले घी गर्म करके लगा देते हैं या सिकैया कर देते हैं तो ठीक हो जाता है, होता है ऐसा। तो नॉर्मली क्यों? क्योंकि वो चीज़ ब्रेन तक नहीं पहुंची, इसलिए हमारी बॉडी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन तक पहुंच गई तब तो डॉक्टर आपको या तो अच्छा खासा डॉक्टर ट्रीट करता है या कोई अच्छे स्पेशलिस्ट आपके जो भी न्यूरोसर्जन वगैरह होते हैं वो लोग करते हैं। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है अगेन सबसे ज़्यादा नाजुक पार्ट है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो बॉडी के ओवरऑल फंक्शन, कभी कभी लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते, ना उनके इनवॉलेंट्री एक्शन प्रॉपरली हो पाते, ना वॉलेंट्री एक्शन, डाइजेशन वगैरह में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? अगर हमारे ब्रेन तक कोई भी डैमेज पार्ट हो जाए तो बेसिकली इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला तो काम करते हैं हमारे क्रेनियम, और दूसरा काम करते हैं हमारे ये 3 मेलेंजेस जिसके अंदर भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो ब्रेन है ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 है क्या? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर 2 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, और वो 2 चीज़ें हैं क्या? एक है सेरिब्रम और एक है ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम और सेरिबेलम के फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम बेसिकली एक ट्रिक से याद रखते हैं। ठीक है, बताएंगे अभी वो ट्रिक। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? हमारे फोर ब्रेन। कभी कभी आपको टेंशन होती है, पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द होता है तो सिर का सबसे ज़्यादा आई थिंक ये वाला पार्ट दर्द करता होगा, फोर ब्रेन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी यहीं पे
एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस पार्ट में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल सारा यही है, वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक। इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, या नॉर्मली आप कह सकते हो सारे के सारे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का भी जिम्मा किनके पास? हमारे फोरब्रेन के पास, ठीक है, जिसमें आपके थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, ये सारी चीज़ें भी ऐड हैं। तो सोचो फोरब्रेन काम क्या क्या कर रहा है। पहले तो जितनी भी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ें थी उन पे ध्यान दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, हमारी जो भी लर्निंग एबिलिटी, जो भी बोलने का, सोचने का, देखने का, खाने का, हर चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारी ही कंट्रोल कर रहा है। कौन? हमारा फोरब्रेन। अब नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, आईज, ठीक है, हेड, नेक और आईज एटसेट्रा। ये सारी ही चीज़ें कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या कर रहा है? आपके जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन है, हार्ट रेट का हो गया, ब्रीथिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, या आपके जो भी अदर एक्टिविटीज़ है डाइजेशन में, इनवॉलेंट्री एक्शन को देख रहा है। साथ ही मूवमेंट नेक का जो हो रहा है, हेड का जो हो रहा है, ये सारे ही मूवमेंट, आई का जो हो रहा है, ये मूवमेंट ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? हमारे मिड ब्रेन के कंसीडर में। नेक्स्ट है हमारा हाइंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। ये कंसीडर है हमारे सेरेब्रम, पॉन्स और मेडुला से। सेरेब्रम का फंक्शन, अब यहाँ पे आ गया आपका सेरिबेलम और वहाँ था आपका सेरेब्रम, नाम मिलते जुलते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एल आ रहा है, एल फॉर आपको याद रखना है लेग। लेग का काम क्या है? मूवमेंट का काम, बैलेंस का काम और पोस्चर देने का काम। तो सेरेब्रम और सेरिबेलम का डिफरेंस यहीं का यहीं क्लियर होगा। सेरेब्रम में आपके थिंकिंग वाले, वॉलेंट्री एक्शन वाले जो भी पार्ट होंगे, और सेरिबेलम में मूवमेंट, बैलेंसिंग, पोस्चर। एल से याद रखना, एल फॉर लेग। तो लेग के जितने काम है वो सेरिबेलम वाले चीज़ें में होंगे। पॉन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन में पॉन्स हेल्प करता है। मेडुला कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सैल्विंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा मेडुला। मेडुला को ही एक और अलग नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वोमिट सेंटर। हमें अचानक से जो छींक आती है, खांसी आती है, होता है ऐसा, या वोमिटिंग वाली जो चीज़ें, ये वोमिटिंग आपको ये लगेगा कि ये वोमिटिंग सेंटर तो प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, क्योंकि पेट अगर गड़बड़ होते हैं तो वोमिटिंग तो वहाँ से हो रही है। नहीं, हमारा पहला सिग्नल जाएगा मेडुला के पास। मेडुला आपको सिग्नलाइज करेगा कि नहीं, आपके स्टमक को सेल के पास या उनके जो मसल्स है वहाँ पे कंट्रैक्शन क्रिएट करेगा जिसके थ्रू आपको वोमिट होती है। तो इसलिए आपके वोमिट सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला के पार्ट। बाकी आपके जो छींकने का, खांसने का, ये सब का भी जिम्मेदारी किसके पास? हमारे मेडुला के पास। तो ये जो बेसिकली आपके हाइंड ब्रेन है, इनका फंक्शन आपके एनसीईआरटी में एक एक लाइन में दिया है, इसलिए याद करना ज़रूरी है, ठीक। पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? लास्ट में सेरिबेलम के नाम में एल आ रहा है, एल फॉर लेग। लेग का काम क्या होता है? मूवमेंट का, बैलेंस करने का और पोस्चर का, ठीक। इसके बाद आ रहा है पॉन्स, ये कंट्रोल करता है क्या? रेस्पिरेशन। इसके बाद आ रहा है हमारा मेडुला। मेडुला कंट्रोल करता है हमारे हार्ट बीट को, कितने फास्ट, कितने स्लो रेट के साथ हो रहे हैं। साथ ही कंट्रोल करता है हमारे जितने भी ब्लड प्रेशर हैं, सैल्विंग, जो फूड हम निगल रहे हैं, छींक को, स्नीजिंग को, कफिंग को, और साथ में हमारे वोमिटिंग के प्रोसेस को। ये सारी ही जिम्मेदारी किसकी है? मेडुला में। और इसी के साथ हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। और ये है हमारी एनसीईआरटी का फिगर जिस पे आपके आ रहे हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक, सेरिब्रम, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, ये सारी ही चीज़ें आपको याद कर। एनसीईआरटी के जो डायग्राम है, इन डायग्राम का बेस्ट पार्ट आपको याद रखना है क्या? इनकी लेबलिंग। लेबलिंग अगर याद है, आधी से ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूज़न दूरी हो जाएगी। आपको लेबलिंग याद करना है, कहाँ पे प्रेजेंट है। एक बार आंखें बंद करके सिर्फ इमेजिन करो कि अगर आप आंखें बंद की हो, आपके ब्रेन का फोर ब्रेन कहाँ पे दिख रहा है, मिड ब्रेन कहाँ पे दिख रहा है। अब आप उसी आंखें बंद करने के टाइम ही उनके फंक्शन को एक बार रिकॉल करिए कि मिड ब्रेन क्या कर रहा था,
फोर ब्रेन क्या कर रहा था, हाइंड ब्रेन क्या कर रहा था, आपके हाइंड ब्रेन में मेडुला काम क्या था, पॉन्स का काम क्या था, और आपके सेरिबेलम का काम क्या था। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिकॉल करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक एक लाइन में सारी चीज़ें आराम से हो जाएगा, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेन से ही एक्सटेंड होता है, ठीक है। स्टार्ट तो ब्रेन से ही होगा और एक्सटेंड होगा वर्टिब्रल कॉलम तक। ब्रेन के बैक रीजन पे आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वो स्पाइनल कॉर्ड वहीं से अराइज हुए और ये एक्सटेंड होके कहाँ तक जाएंगे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक। इट हैज़ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितने होंगे, 31 पेयर। कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है और साथ ही मैसेज ब्रेन तक भी लेके आता है और ब्रेन से दूर हमारे बॉडी ऑर्गन तक भी लेके जाता है। ये सारी ही चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। तो बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कभी सोचा कि आप किसी का ब्रेन क्यों नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते? ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, आज तक तो हुआ ही नहीं है कभी, और ना प्रोसेस में ऐसा है। हालांकि साइंस बहुत मेहनत करी इस चीज़ पे कि ब्रेन को ट्रांसप्लांट करा के देखा जा सके, लेकिन बहुत ही मुश्किल भरा टाइम है ये। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन सिर्फ ब्रेन से नहीं रिलेट है, ब्रेन के अंदर हमारे क्रेनियल नर्व्स भी हैं, स्पाइनल नर्व्स भी हैं। अब वो स्पाइनल नर्व्स इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अंदर तक घुसी हुई हैं। अगर वो सुरक्षित पूरी की पूरी, यानी ये पूरा, आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, ये आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर किसी का निकाल सकते हो, सुरक्षित ले जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो, तभी पॉसिबल हो सकता है कि हो सका लाइफ में आप किसी का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सको। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको देख रहे हो ये नसें जो हैं बहुत पतली पतली सी हैं, तुरंत डैमेज हो जाएंगे एक बार में। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ये बॉडी में हमारे बोन्स के नीचे पाई जाती हैं, तो पहले तो बोन्स को हटाना पड़ेगा। अब तोड़ तोड़ के जब हम हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वर्टिब्रल कॉलम भी फट सकती हैं। तो इसलिए अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं रखी गई है जिसके थ्रू आप ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर सको, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। आपको ये जो लेयर दिख रही है, इस पे ये जो नसें दिख रही हैं, यही क्या है, हमारी स्पाइनल नर्व्स। और ये जो आपको फील भी करते होगे गड्ढे गड्ढे से, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रल कॉलम का। ये यहाँ पे दिख रहा है एक चीज़, आपको अगर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर कंटिन्यू वे में अराइज होता है हमारे पूरे हिप रीजन से थोड़े से ऊपर तक, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में अपीयर्ड हो रहा है, ठीक है। और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है क्या, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। एक टॉपिक इसमें और पढ़ना है हमारा, क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, दोनों ही चीज़ें हम साथ में समझेंगे और डिस्कस करेंगे प्लांट में कैसे ये बेसिकली, प्लांट के अंदर तो ब्रेन है नहीं, तो प्लांट के अंदर ये कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें होती कैसे हैं, वहाँ पे काम करते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। उन सारे हार्मोन्स, बेसिकली आपको 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, इथाइलिन, ABA, ठीक है। ये पांचों ही हार्मोन्स के बारे में, इनके फंक्शन और ये कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, क्या इनका बेसिकली प्लांट के लिए किस फॉर्म में यूज़फुल है, किस फॉर्म में ये डिसएडवांटेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सारी ही बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आज की क्लास का सबसे मेन चीज़ आपके ब्रेन के सारे पार्ट और उनका फंक्शन, ठीक। इतना चीज़ अगर आपको याद है तो आपको ये वाला चैप्टर का 80% पोर्शन तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।